नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव को जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर हमारा पहला सवाल जो है वो इस प्रकार से है। पहला सवाल है हमारा, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, यानी आपको बताना है सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या। ऑप्शन ए है +1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए +1। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? सही उत्तर गोंद होगा। गोंद लायोफिलिक कोलाइड होता है। बाद बाकी ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन सी कुहासा, ऑप्शन डी रक्त, ये तीनों लायोफोबिक कोलाइड होते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? निम्नलिखित में से शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑप्शन ए है फ्लोरीन, बी है क्लोरीन, सी है ब्रोमीन और डी है आयोडीन। तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है। और इसका कर्म कुछ इस प्रकार से होता है, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। इसलिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, यानी सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है। हमारा अगला सवाल जो है वो है, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? NiCl4 पर 2- चार्ज की आकृति चतुष्फलकीय होती है। हमारा अगला सवाल है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T/2 का मान होता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल का कितना होता है? यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल का मान क्या होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा 0.693/K। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T/2 का मान 0.693/K होता है। हमारा अगला सवाल है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के समतुल्य भार के। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स के समतुल्य भार के। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम इलेक्ट्रोलाइट्स के समतुल्य भार से संबंध रखता है। हमारा अगला सवाल है, सिनेबार कहा जाता है? तो सिनेबार पारा का अयस्क होता है और HgS को ही सिनेबार कहा जाता है, इसे वर्मलीन भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है? परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के, बी है परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल, सी है परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है। हमारा अगला सवाल है, बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। यानी बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डालते हैं तो कैसी अभिक्रिया होती है? तो बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए उष्माक्षेपी, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है, यानी डी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? तो हमारा ऑप्शन ए है गोलीय, ऑप्शन बी है डंबेल, ऑप्शन सी है डबल डंबेल और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डबल डंबेल।
डी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? डबल डम्बेल। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बना के बता देता हूं कि एस ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो गोलाकार होता है, पी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो डम्बेल होती है, और डी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है, डी ऑर्बिटल की आकृति डबल डम्बेल होती है। कैसी होती है? डी ऑर्बिटल की आकृति डबल डम्बेल होती है। तो हमारा डी ऑर्बिटल की आकृति कैसी हो जाएगी? डबल डम्बेल हो जाएगी। हमारा अगला सवाल जो है वो है कपड़ा धोने का सोडा होता है, यानी कपड़ा धोने का सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट में जब जल के 10 अणु मिला दिए जाते हैं तो वो कपड़ा धोने का सोडा बन जाता है, यानी धोवन सोडा बन जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसी को हम लोग कहते हैं कपड़ा धोने का सोडा। हमारा अगला सवाल है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो वर्ग 1 के एलिमेंट को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, और वर्ग 1 के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है NS1। क्या होता है? NS1। तो हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा NS1। और ये जो NS2 है ये क्षार धातु यानी वर्ग 2 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हमारा अगला जो सवाल है वो है बुझा हुआ चूना है, यानी बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? तो जब हम बिना बुझा हुआ चूना में जल से अभिक्रिया करा देते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना को जल से अभिक्रिया करा देते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। यानी जब बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO, बिना बुझा हुआ चूना है, इसको जब हम जल में मिला देते हैं यानी H2O में मिला देते हैं तो बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस। और यही CaOH के होल ट्वाइस को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH के होल ट्वाइस को कहते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना, और CaO को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। हमारा अगला सवाल है 14 नंबर सवाल होगा, और ये सवाल है बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 है। बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 है। तो बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 जो है वो आयरन का होता है, लोहा का होता है। लोहा का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2 होता है। तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा, Fe। हमारा अगला सवाल है बोरॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरॉन का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है। बोरॉन का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, सोडियम टेट्राबोरेट। हमारा अगला सवाल है बोरॉन विकिरण संबंध दर्शाता है, यानी बोरॉन विकिरण संबंध किससे दर्शाता है? तो बोरॉन सिलिकॉन से विकिरण संबंध दर्शाता है। किससे दर्शाता है? सिलिकॉन से। हमारा अगला सवाल है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, यानी उष्मा और विद्युत धारा का अच्छा चालन कौन करता है? ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट कोक, ये तो उष्मा और विद्युत धारा का कुचालक होता है। बी है हीरा, ये भी उष्मा और विद्युत धारा का कुचालक होता है। सी में है ग्रेफाइट, और डी में है चारकोल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत धारा का सुचालक होता है। हमारा अगला सवाल है 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित अपरूप में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, यानी जो भी ऑप्शन है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत किसमें है? तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है हमारा 19 नंबर, हीरा में कार्बन का संकरण होता है, यानी हीरा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो हीरा में कार्बन का जो संकरण होता है वो होता है sp3, क्योंकि हीरा में सिग्मा बंध की संख्या 4 होती है, और 4 सिग्मा बंध के लिए sp
3 होता है। अगला सवाल हमारा 20 नंबर सवाल है, आखिरी सवाल, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होनी चाहिए, यानी कार्बनिक यौगिक में कौन सी तत्व सबसे ज़्यादा उपस्थित होना चाहिए। तो लाजमी है, कार्बनिक यौगिक है तो सबसे ज़्यादा कार्बन तत्व ही उपस्थित होना चाहिए। तो ये हमारा 20 सवाल इस तरह से पूरा हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।